हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और उनसे बने प्रोडक्ट का भार क्या होता है, आखिर उसका द्रव्यमान क्या होता है ना? क्या प्रोडक्ट जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं या हवा में उड़ जाते हैं या घुल जाते हैं? तो दोस्तों जवाब है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, चलिए समझते हैं एक प्रैक्टिकल के साथ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक तराजू है ना? और तराजू में कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। मान लीजिए कि हम एक कोयला को जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं और उससे बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो चलिए हम मानकर चलते हैं कि हमने जो है इस कार्बन और ऑक्सीजन डाला। ये मान लेते हैं कि हमारा कार्बन हुआ और हमने ये ऑक्सीजन डाला, इसमें डालते हैं और इससे बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसको मान लेते हैं। रिएक्टेंट वाला हिस्सा जो है पूरी तरह से झुक चुका है और प्रोडक्ट जो है वैसा ही कि वैसा ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज का क्लास पार्ट 2 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को लिखने के नियम और शर्तें क्या होती हैं, तीसरी चीज कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, विकारक और अभिकारक से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इस टॉपिक को समझने के बाद हम अच्छी तरह से जो है एक केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं और उसे बैलेंस क्या क्यों करना है, इस चीज को हम समझ पाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रिएक्ट करते हैं और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है, तो जो अभिकारक होते हैं उसका मास और प्रोडक्ट का जो मास होता है वह मास दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और नहीं नष्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो तत्व आपस में मिलेंगे और आपस में रिएक्शन करेंगे और उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसका जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। यानी कि रिएक्टेंट का जो मास था वह ना ही क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसा है, अगर मान लीजिए 100 ग्राम का है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी 100 ग्राम का ही बनेगा। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे हमने एग्जांपल करके देखा कि हमने जो तराजू लिए हुए थे और तराजू में जो प्रतिकारक थे उनकी जो भार थी ज्यादा होने के कारण नीचे झुक गई और जो रिएक्टेंट बना और जो प्रोडक्ट बना उसका भार जो है ज्यों का त्यों रह गया। तो वह जो है अनबैलेंस को दिखा रहा था, वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा था। तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। देखिए, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोल दें कि आप इसका विवरण बताइए, तो अगर हम उसको बताने लगे तो वाक्यों में उसका विवरण बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? जब हम उसको वाक्यों में बोलेंगे तो वह बहुत लंबा हो जाएगा। उसी को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम जो है केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। यानी कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों एवं शब्दों के माध्यम से एक संक्षिप्त निरूपण कर लिखते हैं तो उस प्रोसेस को हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यानी कि when we represent a chemical reaction by their formulas and their words, so these processes are called a chemical equation। इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसके दो विधि हो जाएंगे। पहला तो ये हो जाएगा कि उसको वर्ड के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देंगे और दूसरा हो जाएगा कि उनके रासायनिक यानी कि तत्वों के रासायनिक सूत्रों के माध्यम से इंडिकेट कर देंगे। तो हम पहला लिख लेते हैं। फर्स्ट लिख लेंगे बाई बाई द वर्ड्स और दूसरा बाई देयर केमिकल फॉर्मूलाज। एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मान लीजिए कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और अपना बनाया मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना?
बाई वर्ड, यानी कि उनके शब्दों के माध्यम से, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने जो है इसे शब्दों में लिखा है। तो ये जो है ये रूप हो गया उसको छोटा करके लिखने का, उसको बताने का, यानी कि उसका विवरण देने का। ये पहला नियम हो गया। दूसरा ये हुआ कि हम जो है जो इसके जो एलिमेंट है उनके जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उसके माध्यम से रिप्रेजेंट कर दें। जैसे मैं मान लीजिए कि ये हमारा Mg हो गया, Mg हो गया, और इसको जो O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो है हम इसको सूत्रों के माध्यम से लिखे, और ये सबसे छोटा रूप हो गया। ये उसका विवरण देने का एक सबसे शॉर्ट फॉर्म हो गया। जैसे में हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो कोई थैंक्स लिखना है, मान लीजिए हमें थैंक्स लिखना है, तो थैंक्स की जगह THNS लिख देते हैं, THNS लिख देते हैं, या THKS लिख देते हैं। तो ये हमारा जो है एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि मेथड ऑफ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, यानी हम किसी एक केमिकल इक्वेशन को लिखते क्या हैं, उसका मेथड क्या होता है, उसकी विधि क्या होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे, तो रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की पहचान करना की पहचान करना, ये सबसे पहली पहली चीज है। ये सबसे पहली चीज है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट भाग लिए हुए हैं उसकी पहचान पहले कर लेंगे। दूसरी बात ये कि उन अभिकारकों के जो केमिकल फॉर्मूलाज होती है उसको लिख लेंगे, है ना। तो दूसरी बात यह है उनके उनके रासायनिक उनके रासायनिक सूत्रों को सही सही लिखना, सही सही लिखना, सही सही लिखना। ये जो है उसकी दूसरी चरण हुई, ये जो है उसका दूसरा स्टेप हुआ, है ना। तीसरा स्टेप ये होगा कि हमने जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पहचान कर ली, हमने उनके जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उसकी पहचान कर ली, और तीसरी चीज ये होगी कि इनके अभिकारकों अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह देकर तीर चिन्ह के बाएं साइड लिखेंगे, बाएं साइड लिखना। चौथी जो चीज है वो ये लिखेंगे, प्रतिफलों के प्रतिफलों के बीच प्रतिफलों के बीच प्लस चिन्ह लगाकर या प्लस चिन्ह लगाकर तीर चिन्ह के दाएं साइड लिखना, है ना। यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसको तीर चिन्ह के पीछे वाले हिस्से में, यानी कि उसके बाएं वाली साइड में लिखेंगे, और तीर चिन्ह के सामने, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको तीर चिन्ह के सामने, यानी कि हम उसे दायां साइड लिखेंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आगे होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हेलो एवरीवन, चलिए अब हम समझते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखिए, जब अभिक्रिया में प्रतिकारकों यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रतिफल के जो एटम्स होते हैं, उनके जो तत्वों के जो एटम्स होते हैं वे आपस में समान हो जाएंगे तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। चलिए इसे डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के तत्वों की परमाणु संख्या प्रतिफलों के तत्वों या यौगिकों के परमाणु संख्या के समान होता है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए, तो इक्वल करेंगे तो लिखेंगे 3Fe। अगर हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो ये 3 और 3Fe इक्वल हो गया। अब बचता है हमारा H2O, तो O देख लेंगे हम 4 है, और यहाँ पर O जो है वह 1 है, यहाँ पर O है 4 है, और यहाँ पर O 1 है, तो यहाँ पर लगा देंगे 4, तो हमारा हो जाएगा 4H2O, 4 ऑक्सीजन का 4H2। तो ये एक तरह से ये जो है अब हमारा 3Fe प्लस
4H2O Fe3O4 ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4H2 यानी कि ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन हुआ, अब जाकर ये बैलेंस्ड हुआ। तो चलिए हम कुछ केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं और फिर उसे बैलेंस करते हैं। तो दोस्तों, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हम ये समझेंगे कि उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की मेथड क्या होती है ना, उसको संतुलित बनाने की विधि क्या होती है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, पहला मेथड होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की पहचान करना, है ना, पहचान करके उसको अच्छी तरह से लिख देना, है ना। दूसरी चीज ये कि अभिकारकों और प्रतिफलों के तत्वों की परमाणु संख्या को गिनना। हम काउंट करेंगे तो उसमें प्रत्येक एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या क्या है, काउंट कर लेंगे। तीसरी चीज ये कि प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या को एक समान करना। जब हम काउंट कर लेंगे तो हर एक एलिमेंट्स के जो एटम्स के जो नंबर्स होंगे उसको समान करेंगे। जो अभिक्रिया में यानी कि जो रिएक्टेंट के जो एटम्स की संख्या होंगी वो, और जो प्रोडक्ट की एटम्स की संख्या होंगी वो, दोनों को एक समान करेंगे, है ना, और समान करके लिखेंगे। चौथी बात ये कि अभिक्रिया में पहले धातु उसके बाद अधातु, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन संतुलित करना। कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ हो उसमें सबसे पहले हम मेटल्स को देखेंगे, मेटल्स को हम बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स को करेंगे, उसके बाद हम जो ऑक्सीजन को करेंगे और सॉरी हाइड्रोजन का करेंगे, और तब जो है हम ऑक्सीजन को करेंगे। तो ये विधि हुई एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। चलिए दोस्तों, चलिए अब हम कुछ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ले लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इससे मिलकर जो है जल बना है। इधर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन एटम्स को। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, 2 2 दोनों बराबर है। ऑक्सीजन देखेंगे 2 है, लेकिन इधर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, यानी कि ये अनबैलेंस, हमने काउंट किया और ये अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। इधर ध्यान देंगे, इधर देखिए, इधर Fe जो है, आयरन जो है सिर्फ 1 है और यहाँ जो है 3 है। तो इधर हम पहले इसको कर लेंगे, बैलेंस करेंगे तो लिख देंगे 3Fe प्लस इधर जो है H2O, देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन 2 है, ये दोनों समान, लेकिन ऑक्सीजन जो है वह यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन लगा देंगे 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि लिखेंगे 4H2O तो हमारा बना देगा ये Fe3O4 प्लस इधर डालेंगे 4, इधर डालेंगे हम 4H2O, ये हमारा हो जाएगा इक्वल, ये हमारा हो जाएगा इक्वल, ये था अनइक्वल और ये हमारा हो जाएगा इक्वल, है ना। इधर हम ध्यान देंगे Mg है, MgO, तो MgO को जब हम लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर देखिए Mg 1 है, ऑक्सीजन 1 है, Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2Mg, तो लिख देंगे 2Mg प्लस O2 2MgO, ये हो गया हमारा बैलेंस। बाकी ये 3 जो है वो आपके लिए होमवर्क है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक से, है ना। केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट्स भाग लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारी रिएक्शन होते हैं या जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड, अभिकारक जो है सॉलिड होते हैं, और सॉलिड सॉलिड मिलकर प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो लिक्विड बना देते हैं या गैस बना देते हैं। तो उसको जो है हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए जैसे कि लोहा, इस एग्जाम्पल में देखिए ये जो आयरन है ये एक सॉलिड होता है, तो इसको हम लिख देंगे Fe, ये 3 है, बैलेंस किया है तो 3 लिख देंगे, और ये जो है सॉलिड है तो सॉलिड लिख देंगे, है ना। प्लस अगर हमारा H2O जल है तो इसको लिक्विड लिख देंगे 4H2O, तो ये हो जाएगा हमारा लिक्विड। और हमारा Fe3 जो है इसको लिख देंगे हम Fe3O4, जो कि ये सॉलिड होता है तो सॉलिड लिख देंगे, है ना। और जो है हमारा H2 जो बना है, हाइड्रोजन गैस बना है, तो इसको लिख देंगे हम 4H2 और इसे लिख देंगे। तो इस तरह से जो है हम इसके फिजिकल स्टेट को डिनोट करेंगे। आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में मिलते हैं पार्ट 3, जिसमें हम जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू।